बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसमें कैसे अपने फंडामेंटल राइट वर्सेस डीपीएसपी देखेंगे, कैसे आर्टिकल 13 जो फंडामेंटल राइट से रिलेट करता है, हालांकि फंडामेंटल राइट नहीं है आर्टिकल 13 लेकिन रिलेट करता है, ठीक है, इसमें फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कोई चीज है, कोई प्रोविजन है, सेम ऐसी डीपीएसपी का वाला जो चैप्टर है उसमें आर्टिकल 37 अपने आप में डीपीएसपी नहीं है, लेकिन वो क्या करता है अभी, वो भी कहीं ना कहीं रिलेट करता है, किससे रिलेट करता है, डीपीएसपी से, उसके अंदर डीपीएसपी को लेके कोई प्रोविजन दिया गया है। तो ये दोनों जो आर्टिकल है वो आपस में कैसे कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएंगे, कैसे एक में जो चीज बोली गई है उसको लेकर दूसरी चीज जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट करती है, ठीक है, और इसको लेकर एक पूरी आप कह सकते हो डिस्प्यूट क्रिएट होगा किसके बीच में, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में, और एक क्वेश्चन क्रिएट होगा, कैन फंडामेंटल राइट्स बी अमेंडेड टू implement DPSP। और कैसे इसमें आर्टिकल 31 का बहुत बड़ा रोल था, राइट टू प्रॉपर्टी। सरकार आपसे आपकी प्रॉपर्टी क्या कर सकती है, एक्वायर कर सकती है, इसके अगेंस्ट में जो आपको राइट मिलता है वो किससे मिलता था, आर्टिकल 31 से मिलता था, और फंडामेंटल राइट के फॉर्म में मिलता था। इसीलिए गवर्नमेंट को हाँ भाई, इसलिए गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं ये एक हर्डल की तरह दिखा। कब दिखा हर्डल की तरह, जब आफ्टर 1947 गवर्नमेंट को लगा भी हमें जमींदारी सिस्टम अबॉलिश करना है। हाँ भाई, जमींदारी सिस्टम क्या करना है, अबॉलिश करना है, तो इसको लेकर हमें एक एक्ट लेके आना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में कोई भी काम बिना एक्ट के, बिना लॉ के नहीं हो सकता, रूल ऑफ लॉ है, ठीक है, तो हमें जमींदारी अबॉलिशन लॉ लाना पड़ेगा, एक्ट लाना पड़ेगा। फिर मान लो लैंड सीलिंग कर दी कि एक पर्सन जो है वो इतनी ही जमीन रख सकता है, तो पूरे गांव की जमीन जो लीगली किसकी होती थी, जमींदार की, ठीक है, तो अब वो जमीन उससे क्या लेगी, सरकार लेगी, लेकिन सरकार लेकर खुद नहीं रखेगी, सरकार क्या करेगी, जो टीनेट्स वगैरह है, गरीब किसान है, उनको देगी, तो लैंड रिफॉर्म्स एक्ट लेकर आएगी। क्या लेकर आएगी, लैंड रिफॉर्म्स एक्ट लेकर आएगी, ठीक है। अब सरकार ये एक्ट चलाना चाहती है, लेकिन ये एक्ट जो है वो किसके अगेंस्ट में जाएंगे, फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में जाएंगे, स्पेशली ये जाएंगे किसके अगेंस्ट में, आर्टिकल 31 के अगेंस्ट में जाएंगे, कहीं ना कहीं आर्टिकल 19 के अगेंस्ट में भी चले जाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, किसके अगेंस्ट में जा सकते हैं, आर्टिकल 31 के अगेंस्ट में जा सकते हैं, आर्टिकल 14 के अगेंस्ट में जा सकते हैं, आर्टिकल 19 के अगेंस्ट में जा सकते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 लेकर आएगी, और इससे आर्टिकल 31A सेविंग ऑफ सर्टेन लॉज, आर्टिकल 31A सेविंग ऑफ सर्टेन लॉज, सरकार बोलेगी भी 5 चीजें हैं, एक्विजिशन ऑफ एस्टेट्स, और क्या भी, किसी मैनेजमेंट को सरकार अपने हाथों में ले लेती है, नेशनलाइज कर देती है, क्या और क्या कर सकती है, 2 कॉरपोरेशन को अमलगेट कर सकती है, आपस में मिला सकती है, शेयर होल्डर कॉरपोरेट राइट्स वगैरह जो है उसमें चेंज कर सकती है, लीज पे जो लेते हैं ना माइनिंग वगैरह, ठीक है, उनके जो, और लाइसेंस वगैरह लेते हैं उनके जो राइट्स वगैरह है उनके अंदर क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है। तो सरकार इन 5 चीजों को लेकर कोई भी काम करती है तो आप उसे चैलेंज नहीं कर सकते, किसके किसके बेसिस पे चैलेंज नहीं कर सकते, आर्टिकल 14 और 19 के बेसिस पे चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे ही आर्टिकल 31B लेकर आती है गवर्नमेंट, आर्टिकल 31B में क्या कहती है भी, आपने कोई भी चीज शेड्यूल 9 में, तो शेड्यूल 9 भी इसी सेम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कौन सा, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951, ठीक है, इसी से शेड्यूल 9 क्रिएट करती है, और ये कहती है भी, सर गवर्नमेंट कहती है, या एक प्रोविजन जोड़ा जाता है इसके अंदर, आर्टिकल 31B कहता है कि कोई भी लॉ, एनी लॉ जो हमने किस में इंक्लूड कर दिया, शेड्यूल 9 में इंक्लूड कर दिया, उसको आप चैलेंज ही नहीं कर सकते किसी भी बेसिस पे, कैन नॉट बी चैलेंज्ड। हालांकि प्रेजेंट सिनेरियो काफी चेंज हो चुका है,
हमें पता है अभी आज इसको चैलेंज किया जा सकता है, अपने प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं। ये किसके बेसिस पे कर सकते हैं? 14, 15, 19 और 21 के बेसिस पे और बेसिक स्ट्रक्चर के बेसिस पे। ठीक है, तो कैन नॉट बी चैलेंज। इनिशियली इसमें 13 एक्ट्स डाले गए और आज ये बढ़कर 282 के करीब हो गए। और ये जो इनिशियली डाले गए थे इसमें एक्ट्स इंक्लूड किए गए थे, उन्हीं में से 2 एक्ट कौन से हैं? जमींदारी अबॉलिशन एक्ट और, तो इसका मतलब इसको किसी भी बेसिस पे चैलेंज नहीं कर सकते। उस समय तो यही था ना। तो इसका मतलब आर्टिकल 31 या 14, 19 या किसी भी बेसिस पर कोई भी इसको चैलेंज नहीं कर सकता। सरकार ने एक रास्ता निकाला। अब ये सरकार ऐसे रास्ते क्यों निकाल रही है, पहले ये समझते हैं अभी। तो कहीं ना कहीं आर्टिकल 37 हम पहले देखेंगे। आर्टिकल 37 क्या कहता है? एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ कंटेन्ड इन दिस पार्ट। कंटेन्ड इन दिस पार्ट मतलब पार्ट फोर्थ कौन सा? डीपीएसपी। ठीक है, द प्रोविजंस कंटेन्ड इन दिस पार्ट फोर्थ डीपीएसपी शैल नॉट बी एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट। ठीक है, एक तो पहली लाइन तो ये बोलती है भी क्या कि डीपीएसपी जो है वो क्या है? नॉन जस्टिसिएबल है, इनको आप कोर्ट से एनफोर्स नहीं करवा सकते। इसके बाद में क्या? बट द प्रिंसिपल्स देयर इन लेट डाउन आर नेवरदलेस फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। लेकिन ये जो प्रिंसिपल है ये क्या है? फंडामेंटल है। क्या चलाने के लिए? गवर्नमेंट चलाने के लिए, सरकार चलाने के लिए। ठीक है भाई। इसके बाद में एंड इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये ड्यूटी होगी किसकी? होगी स्टेट की। क्या करना? टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल्स इन मेकिंग लॉज। जब भी सरकार कोई कानून बनाएगी तो दिमाग में क्या रखेगी? डीपीएसपी को रख के वो कानून बनाए। या ये स्टेट की ड्यूटी है कि वो डीपीएसपी को क्या करे? इंप्लीमेंट करे। तो जब 37 ऐसा बोलता है तो सरकार कहेगी भी ठीक है हम इंप्लीमेंट करेंगे। लेकिन वहीं आर्टिकल 13 क्या बोलता है अभी? आर्टिकल 13 क्या कहता है अभी? हेडिंग क्या है इसकी? लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। इसको अब बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो कोई भी ऐसा लॉ या कोई भी कानून जो अगेंस्ट में चला जाएगा, किसके अगेंस्ट में चला जाएगा? फंडामेंटल राइट्स के। तो इसमें एक तो ये बात बोली गई ऑल लॉ इन फोर्स। लॉ इन फोर्स का मतलब जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट होने के पहले से हैं, जो ब्रिटिशर्स बना के गए बेसिकली। ठीक है, और हमने उनको क्या कर लिया? कंटिन्यू कर लिया। तो कोई भी ऐसा लॉ, जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब का है? 1872 का। और यहां पर बोला है कि स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ। देखो लॉ इन फोर्स तो स्टेट बना ही नहीं सकती, वो तो पहले से बने हुए हैं। और फिर बोला है कि अब स्टेट के पास पावर आ गई है क्या करने की? लॉ बनाने की। तो स्टेट भी ऐसा कोई लॉ नहीं बना सकती, ठीक है, जो क्या होगा? जो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में जाएगा। और इसका जो इसका जो क्लॉज थर्ड है, सॉरी सब क्लॉज नहीं, इसका जो क्लॉज थर्ड है वो, उसमें जब सब क्लॉज में जाओगे आप तो यहाँ पे बताया गया है कि लॉ वर्ड में क्या आएगा और लॉ इन फोर्स में क्या आएगा। तो यहाँ पर हमको ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी कि लॉ के अंदर क्या आएगा। तो लॉ के अंदर जो है वो ऑर्डिनरी लॉज आ जाएंगे, एक्ट्स आ जाएंगे, ऑर्डिनेंस आ जाएंगे, ऑर्डर आ जाएंगे, बाय लॉ आ जाएंगे, रूल्स आ जाएंगे, रेगुलेशंस आ जाएंगे, और नोटिफिकेशंस आ जाएंगे, कस्टम आ जाएंगे, यूसेज आ जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल लोकसभा जब पहली बार जनरल इलेक्शन के बाद में जब लोकसभा आती है ना, तब उसके अंदर कोई स्पीकर नहीं होता। तो हमने फ्रांस से एक क्या है कस्टम जो है उसको अडॉप्ट किया हुआ है। वो कस्टम क्या कहता है? एक प्रो टाइम स्पीकर हम करेंगे, जो सबसे ज्यादा सीनियर होगा, ठीक है, उस मेंबर को हम प्रो टाइम स्पीकर बनाएंगे। और वो स्पीकर जो है प्रो टाइम स्पीकर, वो सबको क्या करवाएगा? ओथ दिलवाएगा मेंबर्स को। किसकी तरफ से? प्रेसिडेंट की तरफ से। ठीक है, और उसके बाद में वो इलेक्शन कंडक्ट करवाएगा, उसकी देख रेख में, उसके सुपरविजन में इलेक्शन होगा किसका? स्पीकर का। ठीक है, और जैसे ही स्पीकर इलेक्ट हो जाएगा इसका काम खत्म। तो ये कहीं भी रूल रेगुलेशंस कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, ये क्या है? प्योरली। लेकिन अगर ये चीज अगर फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में जाती है तो फिर अपने इसको क्या करना पड़ेगा? अपने को वॉइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वॉइड। ठीक है, तो यूसेज का ध्यान रखना भी, आप अगर इसमें लॉ के फील्ड में भी आगे जाओगे तो ध्यान रखना यूसेज और इनका कस्टम्स का मतलब वो कस्टम जो हमने लीगली अडॉप्ट कर लिए। क्या कर लिए? लीगली अडॉप्ट कर लिए। ठीक है, अब इसके अंदर फोर्थ जो इसका क्लॉज है वो क्या करता है? नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368। ये कहता है भी जो आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंगली अगर आप कोई अमेंडमेंट करते हो कॉन्स्टिट्यूशन में तो वो इस लॉ में नहीं इंक्लूड होगा। अगर ये बात शुरू से होती तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन ये बात शुरू से नहीं थी भी। ये जो फोर्थ क्लॉज है ये शुरू से या ओरिजिनली नहीं था। ठीक है, ये तो ऐड हुआ 24
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 से, और इससे ये आर्टिकल 13 में भी ये लाइन ऐड हुई और साथ साथ में आर्टिकल 368 में भी ये लाइन ऐड हुई। क्लियर है? ठीक है। तो हालांकि ये लाइन जो है वो कहीं ना कहीं डिस्प्यूट को खत्म ही करती है, लेकिन डिस्प्यूट क्यों हो रहा है? क्योंकि इसको भूल जाओ आप। अब ये 13 कह रहा है कि कोई भी लॉ अगेंस्ट में चला गया फंडामेंटल राइट के तो क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। 37 कह रहा है कि डीपीएसपी को क्या करो? इंप्लीमेंट कराओ, गवर्नमेंट की ड्यूटी है। क्लियर है? तो जब गवर्नमेंट डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करवाने जाएगी तो फंडामेंटल राइट के अगर अगेंस्ट में चली गई तो उसका बनाया हुआ कानून क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। ठीक है। अब सरकार को क्या करना है? जमींदारी अबॉलिशन एक्ट लेके आना है। ठीक है। और क्या लेके आना है? लैंड रिफॉर्म्स लेके आना है। अब सरकार क्या कर रही है? सरकार कह रही है कि भाई अगर हम 37 को देखते हुए, डीपीएसपी को फॉलो करते हुए ये चीज करेंगे, ठीक है, तो ये तो आर्टिकल 13 के अकॉर्डिंगली फंडामेंटल राइट और खासतौर से राइट टू प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में जाएगी बात, तो ये तो वॉइड हो जाना है। तो सरकार ने अपने रास्ते निकाले। ठीक है। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की एक खास बात यह है कि ये इंटरिम पार्लियामेंट ने किया था, मतलब इलेक्टेड पार्लियामेंट नहीं, इंटरिम पार्लियामेंट ने, क्योंकि इलेक्टेड पार्लियामेंट तो 1952 में आएगी। क्लियर है ना? और आपसे पूछ ले कि इंटरिम पार्लियामेंट ने कितने अमेंडमेंट्स किए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में? एक ही किया हुआ है, और यही किया हुआ है 1951 वाला। क्लियर है? तो सरकार ने अपना रास्ता निकाला, लेकिन इसके अगेंस्ट में भी तो लोग कोर्ट में जाएंगे ना कि आर्टिकल 31A और आर्टिकल 31B तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये ऐसे कैसे कर सकती है गवर्नमेंट? तो यहां से लड़ाई शुरू हो जाएगी। किसकी लड़ाई शुरू हो जाएगी? ठीक है भाई, कहीं ना कहीं जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच की। और इंदिरा गांधी के टाइम पर तो पीक पे पहुंच जाएगा ये, और उस समय तो बहुत, एक तो होता है ना भी कि एक गेम होता है, ठीक है, और एक होता है भी अपने उस गेम के अंदर है ना इतने इन्वॉल्व हो गए कि अपने उसको, एक वो गेम जो है उसको थोड़ा सा अपने ने गंदा भी कर दिया। ठीक है। तो वो, क्योंकि उस समय तो ये भी होगा कि जजेस जो है उनका अपॉइंटमेंट सिस्टम जो है उसको कहीं ना कहीं क्या किया जाएगा? बाइस्ड किया जाएगा। कहीं ना कहीं जूनियर को जो है वो सीजीआई बना दिया जाएगा। ऐसी बहुत सारी चीजें होगी, लेकिन उसको लेकर फिर जज केसेस वगैरह आएंगे, कॉलेजियम सिस्टम जो है इवॉल्व होगा, वो धीरे धीरे विद टाइम होगा। इससे हमें पता चलता है कि हमारा जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ से ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की तरफ जाता है, क्योंकि विद टाइम क्या हुए हैं, इसके अंदर चेंजेस हुए हैं, कुछ कमियां रह गई है। कमियां तो नहीं कह सकते, लूप होल्स जो रह गए उनको क्या किया गया? उनको फिल किया गया, उनको सही किया गया। ठीक है। अभी भी हो सकता है कुछ लूप होल्स हो, अपना इतना नॉलेज नहीं लेकिन हो सकता है इन फ्यूचर वो लूप होल्स भी सही हो जाए, कोई और केस आ जाए, कोई और इंपॉर्टेंट केस आए। अभी तो अपने इतना देखते हैं अभी। तो कहीं ना कहीं आपको पूरा बैकग्राउंड तो समझ में आ गया इसका। अपने देखते हैं कहां से कहानी शुरू होगी। द क्वेश्चंस the question whether fundamental rights can be amended by the parliament. The question whether fundamental rights can be amended by the parliament under article 368 came for consideration of the Supreme Court within a year of the constitution coming in force. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब फोर्स में आया? फुल्ली फोर्स में कब आया? 26 जनवरी 1950। ठीक है। और बुक कह रही है कि भाई एक साल के अंदर ही हमारे सामने ये क्वेश्चन आगे खड़ा हो गया। एक साल के अंदर अंदर ही हमारे सामने ये क्वेश्चन आकर खड़ा हो गया कि पार्लियामेंट ऐसा कर सकती है क्या? डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है क्या आर्टिकल 368 में दिए हुए प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली? हाँ भाई। तो अपने बात क्या कर रहे थे कि भी शंकरी प्रसाद केस पर आएंगे अपने। किस पर आएंगे? शंकरी प्रसाद केस पर आएंगे। और शंकरी प्रसाद केस में कौन से अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज किया गया? फर्स्ट को। तो अपने बात ये कर रहे थे भाई कि बेल होती है ना, दो तरह की होती है। एक तो सिंपल बेल होती है, अगर बहुत ही इजी वर्ड में बात करें, और एक एंटीसिपेटरी बेल होती है। उसमें अपने को क्या हो जाता है, पहले से पता होता है कि पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, तो पहले से ही बेल करा लो। ठीक है। तो गवर्नमेंट को भी लग रहा था अभी कि हमने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कर तो दिया है, इससे आर्टिकल 31A और 31B हमने इंट्रोड्यूस तो कर दिए हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर ये इनको क्या किया जा सकता है?
इनको चैलेंज किया जा सकता है। अभी इनको क्या किया जा सकता है? इनको चैलेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो चैलेंज इनको जब किया जा सकता है तो हम पहले से ही कोई रास्ता निकालें। तो सरकार ने क्या किया? अभी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो लेकर आई गवर्नमेंट। और बेसिकली वापस ध्यान से सुनना भी, ठीक है, ये थोड़ा सा बीच में डिस्टरबेंस हो गया, वापस ध्यान से सुनना। अपने अब क्या पढ़ने वाले? शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951। ठीक है, गवर्नमेंट करना क्या चाहती है? गवर्नमेंट करना चाहती है जमींदारी अबॉलिशन एक्ट लेकर आना चाहती है। क्या लेकर आना चाहती है? जमींदारी अबॉलिशन एक्ट लेकर आना चाहती है, लैंड रिफॉर्म्स एक्ट लेकर आना चाहती है। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट को पता है, जैसे मैं कह रहा हूँ ना, बेल दो तरीके की होती है। एक होती है नॉर्मल बेल, जो अपने इजी वर्ड में बात करें, एक होती है एंटीसिपेटरी बेल। अपने को पहले ही पता है कि गिरफ्तारी हो सकती है, तो अपने पहले से ही बेल करवाने में लग जाते हैं। गवर्नमेंट को भी पता है कि हम ये एक्ट बनाएंगे और इनको क्या किया जाएगा? चैलेंज किया जाएगा। तो गवर्नमेंट ने एक रास्ता निकाला। गवर्नमेंट ने क्या किया? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर आई, उससे आर्टिकल 31A और 31B इंट्रोड्यूस कर दिए। ठीक है, तो सरकार अपनी तरफ से क्या कर रही है? रास्ता निकाल रही है। लेकिन इनको भी तो चैलेंज किया जाएगा कि 31A और 31B जो है वो क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल है? ये क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज नहीं है? तो इनको चैलेंज किया गया। और कौन से केस में किया गया? तो भाई ठीक है, अब इसमें क्या आता है अभी जो आपके काम की चीज है? The Sankri Prasad case, the constitutional validity of the First Amendment Act 1951, which curtailed the right to property। और ये कहीं ना कहीं किसको कर्टेल कर रहा था? तो मैं आपको शुरू से ही बता रहा हूं भाई, इसके रूट में आपको कहीं ना कहीं राइट टू प्रॉपर्टी मिलेगा। ठीक है, the Supreme Court ruled that the power of the Parliament to amend the Constitution under Article 368 also include the power to amend fundamental rights। और एक और चीज, the word law in Article 13 includes only ordinary laws and not the constitutional amendment acts या constituent acts। एक अलग वर्ड दिया है, कॉन्स्टिट्यूएंट लॉज या कॉन्स्टिट्यूएंट एक्ट्स। क्लियर है? किसको बोला है अमेंडमेंट एक्ट्स को? किसको बोला है अमेंडमेंट एक्ट्स को? तो दो चीजें यहां ध्यान रखना। हाँ भाई, हाँ भाई, क्या? तो दो चीजें क्या है अभी? पार्लियामेंट जो अमेंड कर सकती है, ठीक है, किसमें? आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंगली। उस पावर में क्या आता है? फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने की पावर भी है उसके पास। ठीक है भाई, या आप कह सकते हो कि 368 जो पावर देता है, किसको देता है? पार्लियामेंट को। उसके अंदर इंक्लूड है, क्या इंक्लूड है? पावर टू अमेंड, पावर टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स। अब अगला क्वेश्चन यही तो आएगा अपने सामने कि भाई कोई भी लॉ अगर फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? तो भाई वहां पे ये तो दलील रखी गई होगी ना कि सर ये जो अमेंडमेंट आएगा ये भी तो लॉ है। ठीक है, तो यहां द वर्ड लॉ गिवन इन आर्टिकल 13 डज नॉट इंक्लूड क्या भाई? अमेंडमेंट एक्ट्स। और
इसके लिए एक वर्ड यूज किया, कॉन्स्टिट्यूएंट लॉज। क्या यूज किया? कॉन्स्टिट्यूएंट लॉज। भाई सीधी सिंपल सी मतलब है कि यहां पर सीधा सा मतलब है, यहां पर सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि जब पार्लियामेंट कोई ऑर्डिनरी लॉ बनाती है, कोई ऑर्डिनरी लॉ बनाती है तो पार्लियामेंट है। लेकिन जब पार्लियामेंट कोई अमेंडमेंट करती है कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या करती है? अमेंडमेंट करती है, और वो भी आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंगली, क्योंकि अमेंडमेंट तीन तरह के होते हैं, बाय सिंपल मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट, स्पेशल मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट, स्पेशल मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट प्लस एसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स। और ये जो दो हैं, सिंपल मेजोरिटी को छोड़ के स्पेशल मेजोरिटी जिनमें वर्ड आ रहा है, ये दोनों 368 में आते हैं। तो जब 368 के अकॉर्डिंगली कोई अमेंडमेंट कर रही होती है पार्लियामेंट, तो वो पार्लियामेंट की तरह काम नहीं कर रही होती, वो तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरह काम कर रही है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया और वो बात खत्म होगी। वो धीरे धीरे विद टाइम क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, उसमें मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं, लिविंग डॉक्यूमेंट है। ठीक है, तो पार्लियामेंट कोई लॉ बनाएगी, वो तो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में नहीं जा सकता। लेकिन जब पार्लियामेंट एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कोई लॉ बनाएगी, कॉन्स्टिट्यूएंट लॉ बनाएगी, अमेंडमेंट करेगी, ठीक है, वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में जा सकता है, और आर्टिकल 13 के वर्ड लॉ में इसको इंक्लूड नहीं करेंगे अभी। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना भी, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन मैंने आपको उस टाइम ही बोला था ये तो 1971 में आएगी ये चीज, लेकिन 1971 से पहले सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोल दिया था कि लॉ वर्ड जो है उसमें अमेंडमेंट नहीं आएंगे। कौन से में बोला गया? शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951 में बोला गया। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं भाई। फिर आएगा सज्जन सिंह केस। कौन सा आएगा? सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1964। हाँ, क्रोनोलॉजी पे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार केसेस पे, तो आपको विद ईयर ध्यान रखना है। और वैसे भी आपको तो आगे चल के लॉ पढ़ना है, तो आपको तो केसेस विद ईयर और ये सब ध्यान है। आपको तो ये भी याद करना पड़ेगा कि अभी तो अपने ईयर ही लिख रहे हैं, उसमें तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट में उस साल का कौन से नंबर का केस था। ये भी पूरे जो केस के नाम आते हैं ना, उसमें कभी आप गौर करना, वो चीज आती है। हाँ भाई, सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। नाइनटीन 1964। इसमें क्या है भाई? द सुप्रीम कोर्ट रीअफर्म्ड द अबव स्टैंड। In other words, the court held that a constitutional amendment act under Article 368 is not a law within the meaning of Article 13। तो यहां पर तो अपने बहुत ही इजी वे में याद कर सकते हैं। क्या याद कर सकते हैं? इतना सा, क्या कि इसका जो डिसीजन है वो सेम है। किसके सेम है? जस्ट अभी जो किया इससे पहले, शंकरी प्रसाद केस। ठीक है, और इसको थोड़ा सा इजी वे में याद कर लेना। पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, इसके बाद में अगला केस आएगा गोलकनाथ केस 1967। कौन सा आएगा? गोलकनाथ केस 1967। हम्म, हाँ, कि एक बेसिक स्ट्रक्चर जैसी चीज होनी चाहिए, तो बात तो शुरू हो जाती है सज्जन सिंह वाले से, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर इवॉल्व किससे होगा? केशवानंदा भारती से। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967। अब याद करो भैया, आप पिछली क्लास की बात, ये लास्ट अपनी जो क्लास थी उसी में शायद अपने ने ये बात की थी कि राइट टू प्रॉपर्टी, कौन सा? राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो क्या हो गया? रिपील्ड हो गया। आर्टिकल 31, आर्टिकल 19 1F
रिपील्ड हो गया और फंडामेंटल राइट से ट्रांसफर हो गया पार्ट 12th में आर्टिकल 300A में फंडामेंटल राइट से लीगल राइट बन गया। लेकिन अभी भी फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर में दो ऐसे प्रोविजंस हैं जो कहीं ना कहीं क्या कंपनसेशन की गारंटी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। कहां कहां पर है वो? एक तो माइनॉरिटी के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर्टिकल 19 कहां पहुंच गया यार, माइनॉरिटी के दो ही हैं 29 और 30। ठीक है, आर्टिकल 30 में माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात की गई है, उसके अंदर प्रोटेक्शन अभी भी रखा गया है। लेकिन वो कौन से अमेंडमेंट ने रखा है? 44th ने रखा है। किसने रखा है? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 ने रखा है। ठीक है, एक और है भी आर्टिकल 31A के अंदर। ठीक है, जब कोई गवर्नमेंट जो है वो किसी एस्टेट को, किसी प्रॉपर्टी को एक्वायर करती है, तो अगर वो किसी पर्सन का क्या हो, एग्रीकल्चर लैंड हो, विद इन सीलिंग लिमिट हो, और वो उसको यूज कर रहा हो, ऐसा नहीं कि भी कि खेत पड़ा है बस, वो उसको किस में यूज कर रहा है? खेती बाड़ी में यूज कर रहा है। ठीक है, तो उसमें उसको कंपनसेशन देना विद गारंटी जरूरी है गवर्नमेंट के लिए। लेकिन ये कौन से अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ी गई थी? अरे 31A के अंदर ये बात किससे जोड़ी गई है, भूल गए आप? 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1967 से। ठीक है, इसी 17th अमेंडमेंट एक्ट जो आया था, 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1964 से, सॉरी। ठीक है, यही जो 17th अमेंडमेंट एक्ट आया था ना, इसके अंदर क्या किया गया था? कुछ एक्ट्स जोड़े गए थे शेड्यूल 9 के अंदर, और कुछ ऐसी मतलब चीजें की गई थी जिससे स्टिल राइट टू प्रॉपर्टी कर्टेल्ड हो रहा था। क्या हो रहा था? राइट टू प्रॉपर्टी कर्टेल्ड हो रहा था। हालांकि इसने गारंटी वाली चीज जोड़ दी, किसके अंदर जोड़ दी? 31A में जोड़ दी। लेकिन स्टिल इससे और भी बहुत सारी चीजें जोड़ी गई। जैसे 44 से तो पूरा का पूरा राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया। ठीक है, लेकिन उससे एक और क्या है, कंपनसेशन की गारंटी वाली चीज जोड़ दी गई। किस में जोड़ दी गई? अभी बात की आर्टिकल 30 के अंदर। ठीक है, ऐसी 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1964 जो है उसने भी कर्टेल किया। किसको कर्टेल किया? राइट टू प्रॉपर्टी को। लेकिन एक कंपनसेशन की गारंटी वाली चीज जोड़ दी उसने, किसमें? 31A के अंदर। किसमें जोड़ दी? 31A के अंदर। ठीक है, और इसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज किया गया था इसमें। ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑर्डर आएगा? अभी ध्यान से सुनना। The Supreme Court ruled that fundamental rights are given a transcendental and immutable position। यहां पर कुछ वर्ड्स पे ध्यान जाना कि फंडामेंटल राइट्स जो है, ठीक है, कैसी पोजीशन रखते हैं? ठीक है भाई, ट्रांसीडेंटल ठीक है, एंड इम्यूटेबल। याद करो, जब फंडामेंटल राइट वाला चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, ठीक है, तो उसके अंदर हमने एक वर्ड देखा था। अभी क्या देखा था? सैक्रोसैंक्ट। क्या फंडामेंटल राइट सैक्रोसैंक्ट है? नहीं है। ठीक है, क्या एक था, एक और वर्ड था, एब्सोल्यूट है? नहीं है। बेसिकली क्या है भी, फंडामेंटल राइट्स के लिए अपने बोलते हैं कि फंडामेंटल राइट जो है वो नहीं है, और क्या? एब्सोल्यूट। मतलब इनके अंदर क्या चेंज नहीं हो सकता है इनके अंदर चैलेंज, सॉरी, इनके अंदर चेंज हो सकता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमें यही पता है। और एब्सोल्यूट क्या अनलिमिटेड है? नहीं, इन पे लिमिटेशंस होती हैं, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं। ठीक है, ये पढ़ा हमने। लेकिन यहां पर इस केस के अंदर क्या बोला गया एक तरीके से कि नहीं भी, ट्रांसेंडेंटल है और इम्यूटेबल है। एक तरीके से बोल दिया कि सैक्रोसैंक्ट है। ठीक है, hence the parliament cannot abridge or take away any of the right।
या फंडामेंटल राइट्स। ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज आल्सो ए लॉ विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13। मतलब ये पुरानी वाली चीजों को क्या कर दिया, इसके अंदर उल्टा कर दिया। ठीक है, तो सिंपल सीधा सा है, 2 पॉइंट याद कर लो इसमें, क्या कि पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स even using powers given in आर्टिकल 368। ठीक है भी। और दूसरा कि ये जो आर्टिकल 13 है, इसमें ये जो लॉ वर्ड है, इसमें अमेंडमेंट भी इंक्लूड होंगे, लेकिन होते नहीं है अभी एट प्रेजेंट की बात करूं तो नहीं है, लेकिन ये कह रहे होंगे। तो कौन से एक्ट में ऐसा बोला गया? गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 में बोला गया। किसको चैलेंज किया गया था इसमें? 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1964 को। 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1964 ने कंपनसेशन की गारंटी वाला जो प्रोविजन है वो कौन से आर्टिकल में ऐड किया था? आर्टिकल 31A के अंदर। और 44th ने किस में ऐड किया था? 30 के अंदर, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वाले में। ठीक है भाई। The parliament the parliament reacted to the Supreme Court judgment in Golaknath case by enacting 24th Amendment Act 1971। और अब यहां पर अपने उस अमेंडमेंट एक्ट की एंट्री होगी जिसका जिक्र अपने ने यहां किया था, कि मैंने कहा था भाई कि ये जो है ये तब था ही नहीं शुरुआत में, और ये तो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 से ऐड हुआ। और कहीं ना कहीं अपने जो बात कर रहे हैं वो 1951 से चले थे अपने, और कहाँ 1967 तक पहुंच गए, मतलब 71 के पास पहुंच गए अपने। सिंपल सीधी सी चीज है। ठीक है। और 1967 अगर आपने थोड़ा सा इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में देखे ना, तो वो टाइम है जब 66 के अंदर 64 के अंदर नेहरू जी की डेथ हुई थी। नेहरू जी के जस्ट बाद में लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर बने थे, और लाल बहादुर शास्त्री जो हैं उनकी डेथ हो गई थी 1966 में। ठीक है, तो एक पॉलिटिकल टर्मोइल था। ठीक है, और मोरारजी देसाई जो है वो पीएम बनना चाहते थे या पीएम बन सकते थे या व्हाटएवर जो भी है, कांग्रेस के कद्दावर नेता, बड़े नेता थे। लेकिन कांग्रेस के अंदर एक सिंडिकेट ग्रुप था, के कामराज करके एक थे, उनके अंडर में उनके ग्रुप हुआ करता था। ठीक है, वो किसको आगे लिया? इंदिरा गांधी को। और इंदिरा गांधी उस समय बहुत पावरफुल लेडी नहीं हुआ करती थी, या लेडी क्या मतलब एक तरीके से नेता नहीं हुआ करती थी। ठीक है, और इवन लोकसभा में भी नहीं थी, चुनाव भी नहीं लड़े थे, राज्यसभा में थी। ठीक है, और राज्यसभा में थी और चुप रहती थी, बोलती नहीं थी ज्यादा। तो उनको जो है वो मीडिया, कहीं ना कहीं कुछ मीडिया हाउसेज जो है या फिर कुछ न्यूज वगैरह के अंदर गूंगी गुड़िया कहा गया। क्या कहा गया? गूंगी गुड़िया। मतलब एक तरीके से भाई एक उनको मतलब इस तरीके से नहीं लिया जाता था कि ये बहुत बड़ी नेता है, लेकिन ग्रुप इनको आगे ले आता है, सिंडिकेट ग्रुप, और इंदिरा गांधी क्या बन जाती है? प्राइम मिनिस्टर बन जाती है। और स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर नहीं है अभी वो किसके इन्फ्लुएंस में होगी या कौन लेकर आए उनको? सिंडिकेट। अब क्या होगा कि इंदिरा गांधी और सिंडिकेट ग्रुप के बीच में टसल शुरू हो जाएगी, क्योंकि इंदिरा गांधी को बाहर निकलना है। किससे निकलना है? सिंडिकेट ग्रुप के, ठीक है, इन्फ्लुएंस से बाहर निकलना है। ठीक है, उसको, ठीक है, और उसको अगेंस्ट में, मोरारजी देसाई के अगेंस्ट में लेकर तो आए हैं सिंडिकेट ग्रुप। तो मोरारजी देसाई भले ही साइड में हो गए, लेकिन सिंडिकेट ग्रुप को लगा कि हम क्या करेंगे, अपने हिसाब से चला लेंगे। अब इंदिरा गांधी और सिंडिकेट जो है उनके बीच में ही क्या हो जाएगी? टसल शुरू हो जाएगी। और साथ साथ में 1967 में गवर्नमेंट के अगेंस्ट में डिसीजन आ गया। तो यहाँ पर गवर्नमेंट 1968 में ही कोई कुछ चीज क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि गवर्नमेंट तो ये कर रही है जो चल रहा है। ठीक है, और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट 1969 का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हमारे प्रेसिडेंट है, उनकी डेथ हो जाएगी पोस्ट पे रहते हुए, पहले प्रेसिडेंट जिनकी पोस्ट पे रहते हुए डेथ हो गई। ठीक है, उसके बाद में सिंडिकेट ग्रुप, क्योंकि कांग्रेस में तो किसका चल रही है? सिंडिकेट की चल रही है ना। ठीक है, तो कांग्रेस क्या करेगी? अपना ऑफिशियल जो है प्रेसिडेंट के लिए क्या कहते हैं उसे, कैंडिडेट, वो नीलम संजीव रेड्डी को करेगी।
नीलम संजीव रेड्डी उस समय लोकसभा के अध्यक्ष थे, ठीक है। लेकिन इंदिरा गांधी जो है वो उस समय के जो वाइस प्रेसिडेंट थे और एक्टिंग प्रेसिडेंट थे, कौन, वीवी गिरी, उनको बोलेगी कि आप खड़े हो, ठीक है, मैं आपको सपोर्ट करती हूँ जो भी है, ठीक है। और वीवी गिरी जो है वो कहते हैं कि, वो कहते हैं भी, क्या कहते हैं कि भाई मैं तो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे रहते हुए नहीं करूंगा, तो वाइस प्रेसिडेंट, सॉरी, एक्टिंग प्रेसिडेंट रहते हुए नहीं करूँ इलेक्शन लड़ूंगा, भाई मेरे को ये मतलब एक तरीके से मॉरली सही नहीं लगता, क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट थे और वो इसी वजह से वो एक्टिंग प्रेसिडेंट थे। तो वो क्या करते हैं, रिजाइन दे देते हैं। वो रिजाइन देते हैं तो पहली बार सीजीआई क्या बनता है, एक्टिंग प्रेसिडेंट, कौन, एम हिदायतुल्ला। तो ये सब चल रहा है अपने उसमें, किसमें, पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो में। और होता क्या है कि कांग्रेस के पास इतनी ज्यादा सीटें हैं, कांग्रेस ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 70 to 75% सीटें कांग्रेस लेके बैठी है, या उससे थोड़ा सा कम लेके बैठी है, जो भी है। लेकिन स्टिल कांग्रेस का ऑफिशियल कैंडिडेट जो है वो वीवी गिरी से चुनाव हार जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब इंदिरा गांधी अपनी ही पार्टी के अगेंस्ट में चली गई, ठीक है। और इंदिरा गांधी को कांग्रेस कांग्रेस से बाहर निकाल देती है, और कांग्रेस के दो टुकड़े हो जाते हैं, कांग्रेस ओ एंड कांग्रेस आर, ठीक है। अब कांग्रेस आर जो है वो तो चलेगी इंदिरा गांधी, ठीक है। कांग्रेस ओ जो है वो सिंडिकेट ग्रुप, ठीक है। और अब सामने आ जाते हैं 1971 के इलेक्शन, और उस समय क्या होता है कि जितने भी अपोजिशन ग्रुप है वो सारे इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में आ जाते हैं, और वो कहीं ना कहीं एक नारा देते हैं, इंदिरा हटाओ, इंदिरा हटाओ। और इंदिरा गांधी जो है वो एक नारा लेकर आती है, गरीबी हटाओ। तो इंदिरा गांधी कहती है कि ये जो मेरे जो अगेंस्ट में है ना जितने भी, ये तो ना सब है ना, मतलब मुझे हटाने की बात कर रहे हैं, मतलब इनका कोई मोटिव नहीं है, बस ये किसी ना किसी तरीके से इंदिरा गांधी को हटाना चाहते हैं। मतलब एक ऐसा, मतलब बोलती नहीं है, मतलब ऐसा एक एनवायरमेंट, माहौल क्रिएट किया जाता है कि इनका कोई ना, मतलब ये नहीं है कि आगे देश का क्या करना है, इनको तो बस ये है कि इंदिरा को हटाना है। लेकिन मैं तो गरीबी हटाना चाहती हूँ, क्योंकि वो प्राइवी पर्स को खत्म करती है उसी टाइम। प्राइवी पर्स जो है, मतलब जो क्या कहते हैं, प्रिंसली स्टेट्स वगैरह थे ना, उनको क्या मिलता था भाई, एक तरीके से एक पेंशन मिला करती थी सरकारी खजाने से, मतलब अपने गवर्नमेंट के पैसे से। तो प्राइवी पर्स करके ऐसी एक सिस्टम क्रिएट किया हुआ था, वो प्राइवी पर्स को खत्म करती है। इसको लेकर उनकी मोरारजी देसाई से टसल हो जाती है। मोरारजी देसाई फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, मोरारजी देसाई कांग्रेस छोड़ देते हैं, ठीक है। तो मोरारजी देसाई कांग्रेस से चले गए, ठीक है। और साथ साथ में 14 बैंक्स होती है, उनको नेशनलाइज करती है, इसी टाइम पे ही करती है 1969 के आसपास। और वो गरीबी हटाओ का नारा लेकर आती है। तो कहती मैं तो गरीबी हटाने को बात कर रही हूँ, तो मैं तो एक पॉजिटिव चीज कर रही हूँ, ये कह रहे हैं इंदिरा हटाओ। तो फिर क्या होता है कि इंदिरा गांधी पर जो है वो लोग ट्रस्ट करते हैं, और वो वापस से बहुत बड़े लेवल पे इंदिरा गांधी को चुनाव जितवा देते हैं, सीटें बहुत आ जाती है। तो ये जो 1966 से 71 के बीच का जो टाइम है ना, ये गवर्नमेंट के पास ये करने का टाइम नहीं था, ये गवर्नमेंट फोकस नहीं कर सकती थी, क्योंकि गवर्नमेंट तो खुद ही गवर्नमेंट से लड़ाई कर रही है, अपोजिशन नहीं था कोई, आपस में चल रही है चीजें। तो इसलिए क्या हुआ कि 1967 में भले ही गवर्नमेंट के अगेंस्ट में चीज आ गई, लेकिन एक मजबूत गवर्नमेंट 1971 में आएगी वापस से, जब कांग्रेस क्या करेगी, या फिर इंदिरा गांधी क्या करेगी, अपनी वाली कांग्रेस को रियल कांग्रेस के रूप में स्टैब्लिश कर देगी। और यही वो टाइम है जब पहली बार कांग्रेस के पास पंजे वाला निशान आया था। उससे पहले कांग्रेस के जो थे वो दो बैल हुआ करते थे, ठीक है, जो हल जोतते हुए थे ना, वो निशान हुआ करता था, ठीक है। तो ये सारी कहानी चल रही है। अब इस वजह से 1967 का जो रिएक्शन है वो 1971 में आएगा, ठीक है। तो भाई सीधी सिंपल सी बात है, कौन सा केस, गोलकनाथ केस, ठीक है। कब आया ये, 1967 में। और इसका जो गवर्नमेंट का रिएक्शन आएगा, तो आप एक अमेंडमेंट की जगह दो अमेंडमेंट याद कर लो यहाँ पे। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 एंड 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971, ठीक है भाई। 24th क्या कहेगा, 24th कहेगा भाई, पार्लियामेंट कैन अमेंड, पार्लियामेंट कैन अमेंड any part
of the Constitution, including fundamental rights. ठीक है, फिर president is bound to give his assent to मतलब वीटो पावर यूज नहीं कर सकता वो, ठीक है भाई। और फिर आर्टिकल 13 और 368 में ये प्रोविजन ऐड कर दिया कि ये जो आर्टिकल 13 में लॉ वर्ड है डज नॉट इंक्लूड अमेंडमेंट या अमेंडमेंट्स। और उसके बाद में 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 आएगा। और इसमें आपको अच्छे से पता है, अभी शॉर्ट के अंदर बात करेंगे, पहले बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं। आर्टिकल 39 बी एंड सी। बी के अंदर क्या बात की गई है, रिसोर्सेज जो हैं उनका कंसंट्रेशन कुछ ही लोगों के पास नहीं होना चाहिए, और ठीक है सबके भले के लिए, कॉमन गुड के लिए, ठीक है, मतलब एक तरीके से इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए यूज होना चाहिए, ठीक है। और सी क्या कहता है भाई, वेल्थ जो है उसका भी कंसंट्रेशन कुछ ही लोगों के पास नहीं होना चाहिए। सरकार मतलब सरकार को कैसा करना चाहिए कि ये ऐसा ना हो, ठीक है। और जब सरकार ऐसा करने के लिए कुछ एक्ट बनाएगी तो आप उसको आर्टिकल 14, 19 एंड आर्टिकल 31 इनके बेसिस पे चैलेंज नहीं कर सकते। शुरुआत में तो ये रखा गया था ना आर्टिकल 31, अभी तो है 1971 की बात कर रहे हैं अपने तो, ठीक है। तो ये दो अमेंडमेंट एक्ट एक तरीके से गवर्नमेंट के क्या है, रिएक्शन है एक तरीके से, किसको लेकर। और गवर्नमेंट 1971 में क्यों लेकर आई, क्योंकि गवर्नमेंट मजबूती से 1971 में एस्टेब्लिश हुई है। पहला नहीं, पहला ही है वो, एक ही है। हम्म। भाई देखो 17th को जब चैलेंज किया गया गोलकनाथ में, 17th को चैलेंज किया गया गोलकनाथ में, तो गवर्नमेंट ऐसा एक सॉरी 17th को जब चैलेंज किया गया गोलकनाथ में, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा डिसीजन दे दिया जो अगेंस्ट में जा रहा है किसके, गवर्नमेंट के, तो गवर्नमेंट अपना रिएक्शन दे रही है। इसका इन दो का कोई गोलकनाथ केस से लेना देना नहीं है। ये कोई गोलकनाथ के केस की वजह से आए तो हैं, लेकिन गोलकनाथ केस में एक होता है सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला है कि सरकार को लेकर आओ, सुप्रीम कोर्ट तो उसके डिसीजन की काट करने के लिए लेकर आ रही है, रिएक्शन में लेकर आ रही है। तो अब ये आ गया 1971 में ये चीज आ गई, तो ये चीज किसके अगेंस्ट में जाएगी, सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट में जाएगी, ठीक है। और बट ऑब्वियस है गवर्नमेंट के अलावा जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज को चैलेंज करेंगे। और जो है उसी समय कहां पर, केरल के अंदर, ठीक है, केशवानंदा भारती, वो सारा एक सिनेरियो क्रिएट होगा जमीन को लेकर, मठ की जमीन को लेकर और वो सब चीजें, और उसमें केशवानंदा भारती चैलेंज करेंगे और उसमें ये सारा कुछ लपेटे में आ जाएगा, 24th एंड 25th वगैरह। तो अब जो केस है वो आएगा कौन सा, केशवानंदा भारती केस। स्टेट ऑफ 1973, ठीक है। और इसकी तो डेट भी आपको याद रखनी है, 24 अप्रैल 1973, ठीक है, 24 अप्रैल 1973। अब इसमें क्या होगा भाई, हाउएवर इन द केशवानंदा भारती केस 1973 द सुप्रीम कोर्ट ओवररूल्ड
its judgment in the Golaknath case. It upheld the validity of the 24th Amendment Act. ध्यान से सुनना, गोलकनाथ केस में जो डिसीजन आया है उसको तो ये क्या कर देगा, पलट देगा, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो है 24th अमेंडमेंट एक्ट की, उसको स्टैब्लिश करेगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली सही है, ये चीज कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि 24th के अंदर एक चीज और बोली गई थी कि जो अमेंडमेंट एक्ट है ना, उसको आप ना लीगली चैलेंज भी नहीं कर सकते, उस चीज को ये खत्म करेगा कि नहीं भाई चैलेंज तो कर सकते हो, ये चीज कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में जा रही है। बाकी 24 सही है, कॉन्स्टिट्यूशनली क्या है, सही है, ठीक है। तो इसमें अपने को क्या याद रखना अभी, किसको ओवर रूल्ड करेगा ये, हाँ भाई, किसके, गोरखनाथ केस के डिसीजन को ओवर रूल्ड करेगा। ठीक है भाई, और क्या करेगा, अपहेल्ड करेगा, द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971। लेकिन यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज इवॉल्व होगी, जैसे अपने इससे पहले वाले केस में अपने पढ़ रहे हैं सज्जन सिंह, ये इसमें कि पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, और इंक्लूडिंग, या आप ऐसे सुन लो कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। और यही चीज 24th जो है वो स्टैब्लिश करेगा। यही चीज ऐसी की ऐसी लाइन यहां भी आएगी, लेकिन थोड़े से मॉडिफिकेशन के साथ। पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट, यहाँ एनी पार्ट मतलब कोई भी चीज, वो पार्ट मतलब पार्ट वो 22 पार्ट उनकी बात नहीं हो रही, मतलब कोई भी चीज, एनी पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स but cannot amend basic structure of the कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो यहां से बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट क्या हो जाएगा, इवॉल्व हो जाएगा, ठीक है भाई। द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज रीअफर्म्ड एंड अप्लाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द इंदिरा नेहरू गांधी केस 1975। इंदिरा नेहरू गांधी केस वर्सेस इंदिरा नेहरू गांधी केस 1975, बेसिकली ये केस है इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नारायण केस 1975। इसमें इंदिरा गांधी अभी 1971 में इलेक्शन जीती है ना, ठीक है, इसी इलेक्शन को चैलेंज किया जाएगा, हाँ इंदिरा गांधी के इलेक्शन को, केवल इंदिरा गांधी के इलेक्शन को, ठीक है। क्या चैलेंज किया जाएगा, मेरे को एग्जैक्टली नाम याद नहीं है, लेकिन उनका जो इलेक्शन का जो काम संभाला था ना जिन्होंने, तो वो एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर थे, ठीक है, मेरे को एग्जैक्ट नाम ध्यान नहीं आ रहा। और इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में राज नारायण जो है उन्होंने केस, सॉरी क्या, उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। तो भाई इंदिरा गांधी ने इलेक्शन लड़ा कि कॉन्स्टिट्यूंसी, किसी ना किसी कॉन्स्टिट्यूंसी से तो इलेक्शन लड़ेगी ना, ठीक है। उनके अगेंस्ट में कौन थे, राज नारायण थे, जनता पार्टी के कैंडिडेट, ठीक है। राज नारायण ने इंदिरा गांधी के इलेक्शन को चैलेंज कर दिया कि इलेक्शन तो जीती है, लेकिन ये गलत मीन से जीती है, इन्होंने जो है गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट की पावर्स, गवर्नमेंट की अथॉरिटी, गवर्नमेंट की मशीनरी जो है उसका मिसयूज किया है,
और इनका जो इलेक्शन का जो पूरी कैंपेनिंग जिन्होंने संभाली है, ठीक है, उन्होंने आईएएस ऑफिसर्स जो थे उन्होंने रिजाइन दिया था, कुछ ऐसा सा हुआ था, लेकिन उनके रेजिग्नेशन एक्सेप्ट होता उससे पहले ही उन्होंने इंदिरा गांधी का इलेक्शन की कैंपेनिंग जो है वो संभालनी स्टार्ट कर दी थी। तो ऐसा नहीं हो सकता, गलत है ये तो। ठीक है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी के इलेक्शन क्या कर दिया, रद्द कर दिया। ठीक है, और इवन उनको एज ए प्राइम मिनिस्टर भी हटा दिया। ठीक है, इसको चैलेंज किया इंदिरा गांधी ने किसमें, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ठीक है, ये जो केस है ना वो वही है, उसके अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो डिसीजन है उसको अपहेल्ड किया किसने, सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बने रहने दिया। उस पर क्या दे दिया, उनको स्टे दे दिया एक तरीके से। ठीक है, और ये बोल दिया कि एज ए प्राइम मिनिस्टर वो लोकसभा में जा सकती है या पार्लियामेंट में जा सकती हैं। हाँ, वोट नहीं दे सकती क्योंकि उनका इलेक्शन रद्द हो गया है, वो पार्लियामेंट की मेंबर नहीं है अब। लेकिन आपको 6 महीने का टाइम मिलता है ना, आप मेंबर नहीं रहे तो 6 महीने तक तो आप रह सकते हो पोस्ट पे, क्या दिक्कत है। तो आप प्राइम मिनिस्टर हो लेकिन आप मेंबर नहीं हो, तो आप पार्लियामेंट जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप क्या नहीं कर सकते, वोट नहीं दे सकते। और इस चीज को लेकर, इस केस के डिसीजन को लेकर एक बहुत बड़े लेवल पर है ना, ये ना देश के अंदर आंदोलन हो जाता है। हालांकि उसमें चल ही रहे थे, क्योंकि इंदिरा गांधी आई थी गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबी नहीं हटी। ठीक है, इसके उल्टा क्या हो गया, 1971 के बाद में इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए या फिर जो भी है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गया। ठीक है, करप्शन बढ़ गया, भ्रष्टाचार बढ़ गया, और इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ गई। इसके अगेंस्ट में गुजरात में आंदोलन हुआ। गुजरात से आंदोलन जो था, जो क्या कहते हैं कॉलेज स्टूडेंट्स का जो आंदोलन था, गुजरात में तो इतना बड़ा आंदोलन हुआ, मोरारजी देसाई उससे जुड़े, और वहां के सीएम को तो हटाना पड़ गया कांग्रेस को। यही जो मूवमेंट था ये बिहार पहुंच गया। बिहार में इनसे जुड़े जेपी, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण जो है वो अपनी सोशलिस्ट पार्टी बनाकर बहुत पहले ही कांग्रेस से अलग हो गए थे, और जवाहरलाल नेहरू ने उनको किसी समय इनवाइट किया था इंटरिम गवर्नमेंट का पार्ट बनने के लिए, तो उन्होंने उस समय मना कर दिया था, और एक्टिव पॉलिटिक्स से क्या थे, दूर थे वो। ठीक है, तो वो जुड़े इस आंदोलन से, और ये आंदोलन बन गया जेपी आंदोलन, जेपी मूवमेंट। और जेपी मूवमेंट का मतलब ये था कि मतलब उसका मेन गोल क्या था, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट को हटाना। और जैसे ही ये डिसीजन आया तो रामलीला मैदान में 5 लाख लोग इकट्ठे हुए। एक जेपी जो है उन्होंने भाषण दिया, और कहीं ना कहीं उन्होंने ये बोल दिया कि मिलिट्री हो गई, ऑफिसर्स हो गए, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो गए, उनको क्या है कि इस गवर्नमेंट के ऑर्डर ही नहीं लेने चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट क्या है, अनऑथराइज्ड गवर्नमेंट है, इमोरल गवर्नमेंट है, इसको कोई मॉरली हक ही नहीं बनता कि ये गवर्नमेंट रहे, क्योंकि कोर्ट जो है वो डिसीजन दे चुका है। ठीक है, तो इंदिरा गांधी ने यूं लिया इस चीज को। अच्छा, उन्होंने एक नारा दिया कि सिंहासन छोड़ो अब जनता आती है, ऐसा कुछ दिया कि सरकार सिंहासन छोड़ो अब जनता आती है। इंदिरा गांधी ने यूं कह दिया कि भाई ये शायद ना 25-26 जून के आसपास की बात है, और उसी टाइम वो अपनी इमरजेंसी लगी थी। इंदिरा गांधी ने इंटरनल डिस्टरबेंस इसको मानते हुए इमरजेंसी लगा दी। ठीक है, ये 1975 वाली जो लगी है, फिर वो 2 साल तक इमरजेंसी लगी। ठीक है, तो ये सारा सिनेरियो वो चल रहा है अभी। ठीक है, और इसी वजह से तो बाद में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट जब 77 तक इमरजेंसी चली, उसके बाद इंदिरा गांधी से बुरी तरीके से नाराज थी जनता। तो 1977 का जो इलेक्शन हुआ उसमें जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनी। जनता पार्टी गवर्नमेंट 44th अमेंडमेंट एक्ट लेकर आएगी, और उससे इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड ही हटा देगी वो। ठीक है, इंटरनल इमरजेंसी लगाने के लिए, और उसकी जगह क्या करेगी, आर्म्ड रेबिलियन। ठीक है, और दूसरा एक और प्रोविजन जोड़ा जाएगा, किसके अंदर जोड़ा जाएगा, 352 में, कि कैबिनेट जब तक रिटर्न में नहीं देगी ना प्रेसिडेंट को, तब तक प्रेसिडेंट क्या नहीं करेगा, इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन, घोषणा नहीं करेगा। क्योंकि इंदिरा गांधी ने बिना कैबिनेट से पूछे अपने लेवल पर प्रेसिडेंट को बोलकर इमरजेंसी लगा दी थी। आधे से ज्यादा कैबिनेट तो मेरे हिसाब से उनको तो सुबह रेडियो से सुबह 6 बजे कैबिनेट मंत्री को भी पता चला होगा कि देश के अंदर क्या लग गई है, इमरजेंसी लग गई है। तो ये सारा सिनेरियो चल रहा है किसके अंदर, कंट्री के अंदर। तो ये वही केस है अभी, तो रीअफर्म्ड हुआ ये बेसिक स्ट्रक्चर। अपने कह सकते हैं डॉक्ट्राइन या प्रिंसिपल, डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है,
और सीधा सा याद कर लो, क्या वाज रीअफर्म्ड एंड अप्लाइड बाय इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नारायण, इसकी क्या स्पेलिंग जाएगी? हाँ, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं भाई। In this case, the Supreme Court invalidated a provision of the 39th Amendment Act 1975, which kept the election disputes involving the Prime Minister and the Speaker of Lok Sabha outside the jurisdiction of the court. The court said that this provision was beyond the amending power of the Parliament as it affects the basic structure of the Constitution. और इसके अंदर बेसिकली किसको चैलेंज किया गया था? 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 को चैलेंज किया गया था। भाई इंदिरा गांधी ने भी तो अपनी तरफ से एक अमेंडमेंट कर दिया 39th, और इसके अंदर कह दिया कि जो प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन है, अब प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन वैसे नहीं होता, लेकिन जो बंदा प्राइम मिनिस्टर बन गया तो वो किसी ना किसी सीट से तो इलेक्ट होके आया होगा ना, कॉन्स्टिट्यूएंसी से। तो वो जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट होके आया है, एक स्पीकर का इलेक्शन, एक प्रेसिडेंट का इलेक्शन, ये सारे जो हैं वो किसके? जुडिशरी के जुडिक्शन से बाहर है। इनको आप क्या नहीं कर सकते? चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसे कैसे नहीं कर सकते, तो आप तो जुडिशियल रिव्यू के अगेंस्ट में जा रहे हो, और ये चीज जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट में, इसलिए इस चीज को क्या कर दिया? वॉइड कर दिया। ठीक है। अगेन द पार्लियामेंट रिएक्टेड टू दिस जुडिशली innovated doctrine of basic structure by enacting 42nd constitutional amendment act 1976। अब सीधी सिंपल सी बात है, 39 से 1975 से अपने इलेक्शन को बचाने की कोशिश कर ली इंदिरा गांधी ने, ठीक है। उसके बाद में हालात ऐसे हो गए कि क्या लगानी पड़गी? इमरजेंसी लगानी पड़गी, इंटरनल इमरजेंसी। और जो एक तरीके से देखा जाए तो हो सकता है भी पावर का मिसयूज करके लगाएगी, बिना कैबिनेट से पूछे लगाएगी, ठीक है। तो जब है इंटरनल इमरजेंसी लग गई। अब इंटरनल इमरजेंसी का टाइम पीरियड कौन सा है? 1975 से 77। और ये सारी इस इंटरनल इमरजेंसी लगी क्यों? इसके पीछे जड़ कौन है? इसके पीछे जड़ है इस केस का डिसीजन, ठीक है। इंदिरा गांधी का इलेक्शन क्या हो चुका है? वॉइड हो चुका है, या रद्द हो चुका है, कैंसिल हो चुका है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर वो है, हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया कि हाँ प्राइम मिनिस्टर हो। तो प्राइम मिनिस्टर हो, इतनी पावर रहते हुए इंदिरा गांधी ने क्या कर दिया? इमरजेंसी लगा दी। अब इमरजेंसी लगा दी तो ये जो इंदिरा गांधी के या गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जा रहे हैं डिसीजंस, इनको इनके रिएक्शन में कोई ना कोई तो अमेंडमेंट आएगा ना। वही तो है कौन सा? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। और इसमें इतने ज्यादा चेंजेस किए गए कि इसको अपने आप में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोल दिया जाता है। और इंटरनल इमरजेंसी का टाइम पीरियड 1975 से 77, और उसी टाइम पीरियड में आया ये। तो ये क्या कहता है अभी? दिस एक्ट amended Article 368 and declared that there is no limitation on the constitution power of parliament and no amendment can be questioned in any court or any ground including that of the contravention of any of the fundamental rights। तो ये एक तरीके से आप यूं समझ लो, पार्लियामेंट को फिर से क्या देता है? अनलिमिटेड पावर। किसको लेकर? और इसको कोर्ट के जुडिक्शन से भी बाहर कर देते हैं। अच्छा, एक चीज और कर देते हैं इसमें। अभी क्या है कि ये सारी कहानी तो चल ही रही है, ये सारी कहानी तो चल ही रही है, ठीक है।
थोड़ा अपने पीछे जाते हैं, एक ये कहानी और चल रही है, ठीक है। इससे रिलेटेड केस कौन सा है? अब देखो, इससे रिलेटेड इसको भी तो चैलेंज किया जाएगा ना, ठीक है। तो केशवानंदा भारती केस में इसको भी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड माना जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो केशवानंदा भारती केस है, ठीक है, और ये जो राजनारायण केस है, इसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के कुछ ना कुछ चीजें अगेंस्ट में जा रही है। केशवानंदा भारती केस जो है वो गवर्नमेंट के फेवर की बात कर रहा है, लेकिन गवर्नमेंट की अमेंडिंग पावर को लिमिट भी कर रहा है, वो कर रहा है ना, ठीक है। तो भाई यहां पर ये जो चीज है ना, इसको लेकर 42 के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी, पूरा ये बैलेंस खराब कर देगा 42। 42 इस पूरे बैलेंस को खराब करके छोड़ देगा। कैसे छोड़ देगा? आर्टिकल 14, 19 एंड 31, ये पूरा बैलेंस ही खराब कर दिया। ये कह रहा है ऑल डीपीएसपी के 39 बी और सी नहीं, जितने भी डीपीएसपी हैं उनको इंप्लीमेंट करने के लिए जो लॉ बनाए जाएंगे, उनको आप 14, 19 और 31 के बेसिस पे चैलेंज नहीं कर सकते भी, ठीक है भाई। यहां तक आ गई बात अब, ठीक है। अगेन द पार्लियामेंट रिएक्टेड टू दिस judicially innovated doctrine of basic structure by enacting the 42nd Constitutional Amendment Act 1976. This act amended Article 368 and declared there is no limitation on the constituent power of the Parliament. मतलब बार बार ध्यान रखना भी कि इसको कॉन्स्टिट्यूएंट पावर बोला जा रहा है, अमेंडमेंट करने की पावर को। एंड नो अमेंडमेंट कैन बी क्वेश्चनड इन एनी कोर्ट और एनी ग्राउंड ऑन any ground including that of the contravention of any of the fundamental rights. तो ये कहते हैं कि पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर है अमेंड करने की, और इसको आउट ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ द जुडिशरी भी कर देते हैं। हाँ भाई, गवर्नमेंट कह रही भाई हमें गरीबों के लिए काम करना है तो हमें तो अनलिमिटेड पावर चाहिए। ठीक है। However, the Supreme Court in the Minerva Miles case invalidated this provision as it excluded judicial review. अब देखो, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आएगी, ठीक है, कि गवर्नमेंट चेंज हुई, जनता परेशान, लोग परेशान, सब परेशान मान लिया, लोगों ने अपना क्या दिया, वर्डिक्ट दिया। लोगों का वर्डिक्ट क्या आया? जनता पार्टी सरकार। जनता पार्टी सरकार आ गई, मोरारजी देसाई बन गए, ठीक है। तो वो इसको 42 को सही करने के लिए, 42 की बहुत सारी चीजें सही करने के लिए एक अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीजें जो है किसकी, 42 की, उसको सही किया गया। किसमें किया गया? 44th में। जैसे फॉर एग्जांपल इसने कह दिया कि भाई कैबिनेट, इसने आर्टिकल 352 में एक चीज जोड़ दी, क्या, कि जब तक कैबिनेट रिटर्न में नहीं देगी, किस में नहीं देगी, कैबिनेट रिटर्न में नहीं देगी, तब तक ठीक है, इमरजेंसी नहीं लगेगी। साथ ही इसने वो क्या कहते हैं, इंटरनल डिस्टरबेंस जो है वर्ड हटाकर क्या ऐड कर दिया, आर्म्ड रेबिलियन कर दिया। तो ये कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये उस समय के जो गलत काम उनको सही कर रहे हैं एक तरीके से, लेकिन ये इनके बारे में कुछ नहीं बोल रहे, ठीक है। जब गवर्नमेंट चेंज हुई है, लेकिन गवर्नमेंट अपने फायदे की जो चीज है उसको चेंज नहीं कर रही। हाँ, ये जरूर कर दिया इसने, इसकी वजह से ये हो गया कि ऑल डीपीएसपी ग्रेटर देन 14 एंड 19, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं की है, ये तो उल्टा इसने आर्टिकल 31 को फंडामेंटल राइट की लिस्ट से हटा दिया, इसलिए हो गया ऐसा, इसकी वजह से इनडायरेक्टली ऐसा हो गया। लेकिन ये दो चीजें गलत है ना,
जब आप 42nd कह रहे हो कि गवर्नमेंट ने गलत किया है, तो 44 से आप क्या कर रहे हो, रेक्टिफाई कर रहे हो चीजें, तो इनको भी सही कर देते। लेकिन ये गवर्नमेंट तो नहीं करती सही, तो ये फिर सुप्रीम कोर्ट ही करेगा, गवर्नमेंट नहीं करेगी तो फिर केस आएगा। मिनर्वा माइल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980। मिनर्वा माइल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980। ठीक है भी। और इसमें क्या किया जाएगा अभी, invalidated this provisions at as invalidated this provision as it excluded judicial review which is a basic feature of the constitution। और साथ साथ में ये कहेगी, वापस से रीस्टैब्लिश करेगी, किसको रीस्टैब्लिश करेगी, बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी को। तो ये क्या करेगा, ये केस, एक तो ये चीज हटाएगा, ये दोनों चीजें। ठीक है भाई। तो एक तरीके से ये जो अनलिमिटेड पावर है, किसकी पावर है अनलिमिटेड, पार्लियामेंट की, क्या करने की, अमेंड करने की। किसने अभी रिसेंटली किसने दी है इसको, 42nd ने। ठीक है भाई। इसको वापस से क्या करेगी, कि नहीं भाई बेसिक स्ट्रक्चर तो स्टैब्लिश होगा। ठीक है आप, ठीक है, और इसको वापस से ये किसके अंडर में लाएगी, जुडिशियल रिव्यू के अंडर में लाएगी, और बोलेगी कि जुडिशियल रिव्यू भाई बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, जुडिशियल रिव्यू इज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। आप इसको खत्म नहीं कर सकते, आप इसको अमेंड नहीं कर सकते, आप इसको कर्टेल नहीं कर सकते। और दूसरा, बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, कि ये बैलेंस कौन सा है भाई, कि भाई ये है बैलेंस। क्योंकि अभी 31 नहीं लिखेंगे, हट चुका है वो, और उसको सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड माना है। क्यों माना है, इसके अंदर एक चीज और, केशवानंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये अफर्म्ड किया, स्टैब्लिश किया कि राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। गवर्नमेंट ने इस केस के अगेंस्ट में कुछ करने की कोशिश तो की है, लेकिन गवर्नमेंट को जब ये पता चला कि अच्छा नहीं है क्या पार्ट, तो गवर्नमेंट ने हाथों हाथ तो नहीं, मतलब 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से राइट टू प्रॉपर्टी को हटा ही दिया। कि जब उसको पता था, कोर्ट ने भी बोला हुआ है, विवाद में कोर्ट का मूड चेंज हो जाए, अभी तो कोर्ट ने क्या बोला हुआ है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, इसका मतलब चेंज कर सकते हो, अमेंड कर सकते हो, तो हटाओ इसको, तो गवर्नमेंट ने हटा दिया। ठीक है। और साथ में बोल दिया कि ये जो बैलेंस है ना, ये बेडरॉक है, मतलब नींव है, बेस है किसका, ठीक है। और साथ साथ में जो बैलेंस है,
इज ए पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब अब आप इस चीज के अंदर और कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। मिनर्वा माइल्स केस ने ये स्टैब्लिश कर दी चीज, भी ध्यान रखना भी। लेकिन अपने जब ये सारी बात कर रहे थे तो अपने ने यहां एक छोटी सी जगह छोड़ी हुई। ये क्या है अभी? देखो भाई, यहां पर अपने बात करेंगे वामन राव केस की। किसकी बात करेंगे? वामन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980। और कहीं ना कहीं मैं शेड्यूल 9 की तरफ जा रहा हूं, तो आपको कुछ ध्यान आ रहा हो तो दिमाग में लिया ना उस चीज को। सुप्रीम कोर्ट adhered to the doctrine of the basic structure and further clarified that it would apply to the constitutional amendments enacted after 24th अप्रैल 1973। इसने उस डेट को, अपने डेट क्या लिखी, ठीक है, तो इसने इस डेट को एक तरीके से माइलस्टोन बना दिया। क्या बना दिया कि भाई डिसीजन कब आया, तो इसने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर। अब क्वेश्चन आएगा ना कि भाई जैसे जैसे ही केशवानंदा भारती केस में आया कि भाई आप बेसिक स्ट्रक्चर में छेड़छाड़ नहीं कर सकते अमेंडमेंट के थ्रू भी, ठीक है, तो लोगों के हाथों में तो एक ऐसी तलवार आ गई ना चैलेंज करने वालों के। वो तो फर्स्ट को भी चैलेंज करेंगे, सेकंड को, थर्ड को, सबको चैलेंज कर देंगे वो तो वामन राव केस ने कहा कि 24th सॉरी, इसको डेट की तरह लिखना है, अपने ने अमेंडमेंट की तरह लिख दिया। 24th अप्रैल 1973 कि भाई ये जो बेसिक स्ट्रक्चर वाला जो प्रिंसिपल है ना, वो इस डेट के बाद के अमेंडमेंट्स पे लगेगा, उससे पहले वाले पे नहीं, कि इससे पहले वालों को चैलेंज करने बैठ जाओ आप। ऐसे तो फिर वो सारी चीजें चैलेंज हो जाती, फंस जाते जुडिशरी और काम, मतलब एक तरीके से पूरा सारा सरकार का काम ही रुक जाता और जुडिशरी फंस जाती, क्योंकि चैलेंज होते इतने बड़े लेवल पे डिसीजन करने पड़ते। ठीक है, तो ये क्या कह दिया भाई कि ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है ये अप्लाई होगा उन अमेंडमेंट्स पे जो बनाए गए हैं कब, 24th अप्रैल 1973 के बाद। और यहीं पर इसमें अपने 9 शेड्यूल को ले लो आप, कि 9 शेड्यूल में कोई भी लॉ इंक्लूड किया गया है आफ्टर 24th अप्रैल 1973 तो उसको आप चैलेंज कर सकते हो, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, लेकिन इसके अंदर आगे चलकर एक और केस आएगा, वो कौन सा है? IR कोहिल्यो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ये IR कोहिल्यो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। दो 2007। और इसने इस वामन राव वाले केस में एक चीज और जोड़ दी, क्या कि 9 शेड्यूल जो है उसमें कोई भी लॉ डाला गया है आफ्टर 24 अप्रैल 1973 उसको आप बेसिक स्ट्रक्चर के बेसिस पे तो चैलेंज कर ही सकते हो, एंड कैन आल्सो बी चैलेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल 14, 15, 19 एंड 21।
इस तरीके से ये पूरी कहानी चलती है अभी, ठीक है। और इसके अंदर एक आर्टिकल 21 से रिलेटेड 2 केस और याद कर लेना। चंपकम डोराई राजन, चंपकम डोराई राजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, ठीक है भाई। कब का है वो केस? 1950 या 51 का ही है। चंपकम डोराई राजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 या 51, ठीक है 50 का ही है शायद। उसमें क्या किया गया था, आर्टिकल 21 जो है उसका क्या किया गया था भाई, हाँ इंटरप्रिटेशन, नैरो इंटरप्रिटेशन किया गया था। उसमें बोला गया था कि जो आपको आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन देता है ना, वो किसके अगेंस्ट में देता है? ओनली अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव एक्शन, नॉट अगेंस्ट लेजिस्लेटिव एक्शन। मतलब कानून बनाए जा सकते हैं ऐसे, एक तरीके से कानून ऐसे बनाए जा सकते हैं, ठीक है, जो किसके अगेंस्ट में जाएंगे? फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में जाएंगे। बस इंप्लीमेंट करते समय, किसी कानून को इंप्लीमेंट करते समय फंडामेंटल राइट्स का ध्यान रखना है, मोटा मोटा, ठीक है। हाँ, कानून बनाने की प्रक्रिया में आपके फंडामेंटल राइट छीने जा सकते हैं, इंप्लीमेंट करते समय नहीं छीने जा सकते, ठीक है। अब अगला जो केस होगा वो कौन सा होगा? मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978, 78 क्या है? इसमें क्या बोला गया? इसमें वाइडर इंटरप्रिटेशन की गई कि नहीं भाई, आर्टिकल 21 जो प्रोटेक्शन देता है वो दोनों चीजों के अगेंस्ट में देता है, आपको अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव एक्शन एंड आल्सो अगेंस्ट लेजिस्लेटिव एक्शन। मतलब कानून जो है ना, उनका रिव्यू किया जा सकता है, किस बेसिस पे? कि ये फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में तो नहीं जा रहे हैं। और यही तो सारी कहानी हुई है यहाँ। इसका मतलब हम जा रहे हैं एस्टेब्लिश्ड प्रोसेस ऑफ लॉ से हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की तरफ, किसके थ्रू? जुडिशियल रिव्यू के थ्रू। किसके थ्रू? जुडिशियल रिव्यू के थ्रू। तो ये सारी जो कहानी है वो जुडिशियल रिव्यू से हुई है। और हम कहाँ पहुंच गए? लास्ट में यहाँ तक पहुंच गए। और अब आपको मेरे हिसाब से सारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसकी पूरी कहानी क्या है समझ में आ गई होगी भी।